A very good evening students. I hope you all are doing good and you all must be healthy and safe, and also don't forget to study. Okay, study hard, practice every day. ठीक है, because ये टाइम ऐसा है, इसमें अगर आपका कंसंट्रेशन थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो आपकी स्टडीज़ पे बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज और स्कूल बंद है तो वो जो इन्वायरमेंट होता है वो हमें नहीं मिल पाता है, एंड जिसकी वजह से हम चाहकर भी पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि स्कूल में वो प्रॉपर इन्वायरमेंट होता है तो आप वहाँ पर प्रॉपर कंसंट्रेट एंड फोकस कर पाते हो। लेकिन फ़ोन पर जब आप वही चीज़ करने की कोशिश करते हो तो उसमें कंसंट्रेशन जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है फ़ोन पे। आप थोड़े दिन वीडियो देखने लगते हो, उसके बाद इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया या गेम खेलने लग गए, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं। तो इस टाइम पे अगर किसी को भी सबसे ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है तो वो आपको है। अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो आपकी स्टडीज़ पे वो चीज़ इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर वो इन्वायरमेंट जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो आपको अपनी तरफ से ही 100% एफर्ट्स देने पड़ेंगे ताकि आप अपनी स्टडीज़ में एक्सेल कर सको। So without wasting much time, let's begin with our new chapter, which is how do organism reproduce. So as we all know that जब मैंने आपको लाइफ प्रोसेस पढ़ाया था तो लाइफ प्रोसेस जो होते हैं वो आपके वो प्रोसेस हैं जो कि अलाइव रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। बट हर एक ऑर्गेनिज्म का एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, एंड उस टाइम पीरियड के बाद उसकी इवेंचुअली डेथ हो ही जाती है ना। जैसे कि हमारे में हम बहुत ज़्यादा जिएंगे तो 75, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, उसके बाद तो इवेंचुअली हम ख़त्म हो जाएंगे, है ना। हर किसी ऑर्गेनिज्म की जो कि आपके अर्थ पे प्रेजेंट है उसकी एक फिक्स्ड टाइमलाइन है, ठीक है। उसके बाद वो जिंदा नहीं रह सकता, वो ख़त्म हो जाता है। स्लोली आपकी बॉडी जो है वो ओल्ड एज में जाती है, बूढ़े हो जाते हो आप, एंड देन इवेंचुअली आपकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन यही इंश्योर करता है कि जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनकी स्पीशीज खत्म ना हो, वो आगे बढ़ती रहे। इवन दो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए बट उनकी स्पीशीज जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन बढ़ती जाए, क्योंकि देखो अगर डेथ हो जाएगी तो उसके बाद क्या लाइफ और आ पाएगी, ठीक है। अगर हम अपने जैसा और नहीं बनाएंगे तो हमारी स्पीशीज थोड़े समय बाद क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर अर्थ पर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ होता तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म आ पाते, ठीक है, और मान लो अगर आए भी हैं तो वो उस टाइम पे अभी तक बच पाते, क्योंकि वो तो कब का डेथ हो गए होती उनकी, मर जाते, है ना। तो इसका जो ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन है वो आपका बेसिकली ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं यूजफुल होता है, बट उसकी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि लाइफ प्रोसेस कीप्स एन ऑर्गेनिजम्स अलाइव। लाइफ प्रोसेस जो है वो तो सिर्फ ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने में हेल्प करते हैं, बट एवरी लिविंग बीइंग आफ्टर अ सर्टेन टाइम विल इवेंचुअली डाई। लेकिन हर एक लिविंग बीइंग एक समय के बाद मर ही जाता है, डेथ हो जाती है उसकी। जैसे ही ऑर्गेनिज्म अपनी ओल्ड एज को अप्रोच करता है, ठीक है, अपनी ओल्ड एज में जाता है तो उसके बाद स्लोली बॉडी के सारे फंक्शन स्लो हो जाते हैं, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, एंड देन इवेंचुअली एक टाइम पीरियड के बाद डेथ हो जाती है। इन ऑर्डर टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, यानी कि अपने जैसे और प्रोड्यूस करना, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है, अपने जैसे ही और प्रोड्यूस करना। अगर ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और प्रोड्यूस नहीं करेगा तो इवेंचुअली जो उसकी स्पीशीज है उसका क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्शन हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो आज हम सरवाइव कर पा रहे हैं वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि रिप्रोडक्शन हुआ है हमारे पास्ट में, ठीक है। सारे जो भी अभी जनरेशन है इस टाइम पे वो इसीलिए क्योंकि जो आपके प्रीवियस जनरेशन है उसमें क्या हुआ था, रिप्रोडक्शन, तभी स्पीशीज आगे बढ़ रही है।
अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ होता तो इस टाइम तक अर्थ पर सारी लाइफ खत्म हो गई होती, अर्थ भी बाकी सारे प्लेनेट की तरह क्या होता, लाइफलेस होता। बट हमारे में लाइफ इसीलिए है क्योंकि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो लाइफ है अर्थ पर वो ईयर आफ्टर ईयर मेंटेन रहती है, एक्सटिंक्ट नहीं हुई है लाइफ, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन आपके स्पीशीज की कंटिन्यूटी को इंश्योर करने में हेल्प करता है, ठीक है। इफ वी ट्राई टू डिफाइन रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? सो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग लाइक वंस, ठीक है, अपने जैसे ही और प्रोड्यूस करना। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर रिप्रोडक्शन को डिफाइन करें तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग लाइक वंस, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म है, ये रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे ही ऑर्गेनिजम्स को और बर्थ देता है, ठीक है। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि ह्यूमन है तो वो कैट को बर्थ देगा या कैट है तो वो डॉग के पपी को बर्थ देगी, नहीं ना, अपनी ही स्पीशीज को तो बर्थ देते हैं। ह्यूमन है तो ह्यूमन अपने ही बेबी को बर्थ देगा, ह्यूमन बेबी ही फॉर्म करेगा। कैट है तो किटन को ही बर्थ देगी, डॉग है तो पपी को ही बर्थ देगा, ठीक है। लॉयन है तो वो लॉयन को ही बर्थ देगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि वो किसी और स्पीशीज को बर्थ दे। तो आपका जो रिप्रोडक्शन होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। एग्जिस्ट, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उससे नए ऑर्गेनिज्म को बनाना ही आपका क्या होता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। दैट इज पेरेंट्स, पेरेंट्स से ही, ठीक है। ये क्या है, ये तो अभी बने ही नहीं है ना, ये आए नहीं है, ये आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनसे नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नीड रिप्रोडक्शन, क्यों रिप्रोडक्शन की आपको नीड पड़ती है? तो सबसे पहली चीज वही कि आपकी स्पीशीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ विल सीज टू एग्जिस्ट, ठीक है। क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मान लो आपके अर्थ में मान लो 10 ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, 10 ऑर्गेनिज्म है। अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, ठीक, अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो एक समय के बाद सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी उनकी, ठीक है। उसके बाद अर्थ पे कोई भी लाइफ रह जाएगी नहीं। तो इनको अपने जैसे और रिप्रोड्यूस करेंगे तभी तो इनकी स्पीशीज जो है वो आगे बढ़ पाएगी, है ना। तो इसीलिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल नहीं है, बट उनकी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन। विदाउट रिप्रोडक्शन लाइफ विल सीज टू एग्जिस्ट, रुक जाएगी, लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अगर अर्थ पर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ होता तो क्या लाइफ यहाँ पर इस टाइम पर होती? नहीं, ये भी किसी और प्लेनेट जैसा ही खाली होता, लाइफलेस होता, ठीक है। सो सबसे पहले देखो, रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो उनकी स्पीशीज आगे नहीं बढ़ेगी, आगे नहीं बढ़ेगी तो लाइफ खत्म, ठीक है। तो लाइफ की सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विदाउट अ मैकेनिज्म फॉर रिप्रोडक्शन लाइफ वुड कम टू एन एंड। अगर ये रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म नहीं प्रेजेंट है तो उनकी जो लाइफ है वुड कम टू एन एंड, एक समय के बाद तो खत्म हो जाएगी, एंड वो अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ा भी नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने रिप्रोडक्शन नहीं किया। तो अगर ये आपका प्रोसेस ना हो रिप्रोडक्शन का तो लाइफ विल सीज टू एग्जिस्ट। नेक्स्ट देखो, रिप्रोडक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट सर्वाइवल स्ट्रैटेजी दैट इज यूज्ड टू इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। अगर ये ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं होगा, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो अपने जैसे और प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अगर अपने जैसे प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ये जो उनकी स्पीशीज है, ठीक है, ये जो उनकी स्पीशीज है वो इसके डेथ के साथ ही, इस ऑर्गेनिज्म की डेथ के साथ ही उनकी स्पीशीज भी क्या हो जाएगी, खत्म। विदाउट रिप्रोडक्शन लाइफ वुड सीज टू एग्जिस्ट। देखो मैंने बताया था, जो अर्थ है, अर्थ पर लाइफ इसीलिए है क्योंकि अर्थ पे जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कंटिन्यूसली रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, वो अपने जैसे और प्रोड्यूस
कर रहे हैं। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बॉडी डिजाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म। नाउ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी ही कॉपी बनाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है जैसे कि अगर आपका ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो जो रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो ऑफस्प्रिंग बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट जैसा होता है ना। जैसे कि अगर पेरेंट है, ठीक है, हमारे पास क्या है, हेयर्स, आईब्रोज, आईज, नोज, लिप्स, ठीक है, देन नेक होता है, देन 2 हाथ होते हैं, ठीक है, देन आपका स्टमक होता है, ये बेली, चेस्ट, देन 2 लेग्स होते हैं, ठीक है, 5 उंगलियां होती हैं, ठीक है, तो 5 उंगलियां होती हैं, 5 इसमें भी, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। तो जब रिप्रोडक्शन होता है तो जो बेबी बनता है वो भी बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट जैसा ही होता है। आईब्रोज होती हैं, हेयर होती है, नोज होती है, लिप्स होते हैं, नेक होता है, स्टमक होता है, चेस्ट होता है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ठीक है, देन 5 उंगलियां हैं, ठीक, ऐसा होता है। अपराइट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अपराइट मतलब सीधे खड़े होने वाला। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना कि 4, अगर पेरेंट्स के पास 2 हाथ है तो इसके पास 4 हाथ निकल आए, या इसके पास 4 पैर हो, ऐसा होता है नहीं ना। अपने पेरेंट जैसे डुप्लीकेट कॉपी होती है। जैसे कि अगर कैट है, कैट का जो बेबी होगा, ठीक है, किटन जो होता है वो भी बिल्कुल कैट की तरह होता है, ठीक है, कैसा होता है, कैट की तरह, ठीक, ये आपका कैट है, ठीक, तो जो कैट का बेबी होगा वो कैट की तरह दिखेगा, बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट का कॉपी होता है। एंड जो डॉग होगा, इस तरह से हर एक लिविंग बीइंग जो कि रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो अपने जैसा ही लाइक वन प्रोड्यूस करते हैं, एकदम एग्जैक्ट बॉडी डिजाइन। जो बॉडी डिजाइन हमारा होता है वही उनका भी होता है। तो इसका होने का रीजन क्या होता है, ऐसा कौन सा प्रोसेस आपके रिप्रोडक्शन के अंदर है जिसकी वजह से एग्जैक्ट कॉपी बनती है, ठीक है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं आता है, पूरी बॉडी सेम है, 5 उंगलियां 5 ही आती हैं, ऐसा नहीं होता कि 8 निकल आती हैं, नहीं ना, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट की। तो उसी को हम इसमें जानेंगे कि क्यों होता है ऐसा। तो देखो, ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर। जैसे कि अगर ह्यूमन बीइंग का बेबी है तो वो ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही दिखता है, कैट की तरह नहीं दिखेगा या डॉग की तरह नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि बॉडी डिजाइन पूरा का पूरा डिट्टो कैसा होता है, अपने पेरेंट जैसा, ह्यूमन बीइंग की जैसा। अगर डॉग का बेबी है तो वो बिल्कुल डॉग की तरह दिखता है, ठीक है, छोटे साइज छोटा होता है पर बॉडी डिजाइन स्ट्रक्चर पूरा अपने पेरेंट जैसा ही होता है। उसका होने का रीजन क्या है, रिप्रोडक्शन एट इट मोस्ट। तो रिप्रोडक्शन अपने सबसे बेसिक फंक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन का सबसे बेसिक फंक्शन ये होता है कि अपने जैसे ही एग्जैक्ट कॉपी बनाना, ठीक है, जैसा पेरेंट का बॉडी होता है वैसा ही सेम बॉडी डिजाइन आपके ऑफस्प्रिंग में होता है। इस तो रिप्रोडक्शन आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट अपना बेसिक फंक्शन जो परफॉर्म करता है वो करता है एग्जैक्ट कॉपी बनाना, जैसे पेरेंट की है वैसे ही ऑफस्प्रिंग की। सो रिप्रोडक्शन एट इट मोस्ट बेसिक लेवल इन्वॉल्व्स मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट्स ऑफ द बॉडी डिजाइन। ब्लूप्रिंट समझ में आता है ना, जैसे कि आपकी कार की ब्लूप्रिंट बनती है, ठीक है, ब्लूप्रिंट आपने सुना होगा, जैसे कि ऑडी बनानी है, ठीक है, तो ऑडी ऐसा नहीं होता है एक दिन में तुरंत बना लेते, नहीं, बनाने से पहले उसको पेपर में उसका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है कि हाँ देखो ऐसे ये गाड़ी का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से ये गाड़ी बननी है, लाइक दिस, ठीक है, ये आपका ऑडी बनना है इस तरीके से। तो इसको आपका रियल में बनाने से पहले इसको पहले पेपर में बनाते हैं, पहले इसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ये देखो कि ऐसे है, यहाँ पर 2 शीशे लगने हैं, यहाँ पर गाड़ी का क्या कहते हैं लोगो लगना है, यहाँ पे टायर लगने हैं, फिर कलर ब्लू होना है, तो ये सब कुछ जो है, ठीक है, देन कहाँ पर आपकी स्टीयरिंग लगेगी, ठीक है, ब्रेक कैसे होंगे, इंजन कौन सा लगेगा, सबका डिटेल आपका पहले पेपर पे नोट करते हैं एंड देन उसके बाद गाड़ी का फॉर्मेशन होता है रियल में। तो सिमिलरली आपका रिप्रोडक्शन भी सेम काम करता है। बॉडी की फॉर्मेशन, नई बॉडी बनने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनता है, ठीक है, एंड ये ब्लूप्रिंट कौन बनाता है, डीएनए,
ठीक है, डीएनए बनाता है। तो देखो डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स एंड डिफरेंट प्रोटीन लीड टू डिफरेंट डिजाइंस। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी जो है वो आपके डिफरेंट प्रोटीन से बनी, तो हमारा बॉडी का जो भी डिजाइन है वो प्रोटीन्स की वजह से है। एंड ये जो प्रोटीन है इनको बनाने वाला कौन है? डीएनए। ठीक है, तो डीएनए जिस तरह से आपका पेपर में ब्लूप्रिंट बनता है कि यहाँ पर आपका स्टीयरिंग लगना है, यहाँ पर आपका टायर लगना है, ब्लैक कलर का टायर लगना है, यहाँ पर लोगो लगना है, देन ब्लू कलर होना चाहिए गाड़ी का, देन इंजन जो है वो सबसे फास्ट वाला लगना है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी इसके डिटेल्स हैं, कार की जो भी डिटेल्स हैं, पहले वो सब आपकी पेन डाउन होती, पहले उसे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जाकर रियल में बनता है वो। तो सिमिलरली डीएनए भी क्या करता है, वो ह्यूमन बीइंग की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, कि जैसे कि 2 हाथ बनने हैं, फिर 2 पैर बनने हैं, 5 उंगलियां बननी है। ठीक है, 1 आईज बननी है। अगर मम्मी पापा कलर ब्लैक आईज है तो आईज ब्लैक होनी चाहिए। अगर मम्मी पापा का कलर आपका जो है वो वाइट है तो पूरी बॉडी जो है बेबी की वो कैसी होनी चाहिए? वाइट होनी चाहिए। तो इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन वो अपने अंदर स्टोर करा हुआ होता है एंड फिर जब आपका रिप्रोडक्शन होता है तब वो एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी बना देता है। ठीक है, सो डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन एंड डिफरेंट प्रोटीन लीड टू डिफरेंट डिजाइन। ठीक है, सो अ बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। तो सबसे पहले जो बेसिक मोस्ट बेसिक इवेंट क्या होता है? डीएनए की कॉपी होनी होती है। ठीक है, तो जो आपका सेल होता है उसके अंदर जो डीएनए होता है, ठीक है, इस डीएनए का सबसे पहले क्या होता है, इसकी जैसी एक और कॉपी बनती है। ठीक है, एंड ये जब कॉपी बनती है ये आपकी चली जाती है न्यूबॉर्न में, यानी कि ऑफस्प्रिंग में। इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग होता है वो एकदम डिट्टो कॉपी होता है अपने पेरेंट्स की, क्योंकि जो पेरेंट का डीएनए होता है वही सेम डीएनए आपके बेबी को मिलता है। तो इसीलिए जो बॉडी डिजाइन है वो सब कुछ कैसा होता है, जैसा पेरेंट का होगा वैसा ही होगा। ठीक है, अगर पेरेंट का कलर जो है वो ब्लैक है तो बेबी का कलर भी ब्लैक होगा, क्योंकि डीएनए किसका गया है? पेरेंट का ही तो गया है। ठीक है, अगर पेरेंट की आईज जो है वो ब्लू है तो उसकी भी ब्लू ही होगी। तो इस तरीके से कई सारे होते हैं। तो ये आपका एट मोस्ट बेसिक लेवल पे क्या समझाया गया है कि कैसे रिप्रोडक्शन हेल्प करता है creating the copy of the body design of parent to offspring। ठीक, अब ये जो डीएनए आपके सेल में प्रेजेंट है, ठीक है, ये डीएनए है। जब रिप्रोडक्शन होना होता है तो उससे पहले ये डीएनए क्या करता है? कॉपी होता है। क्यों कॉपी होता है? क्योंकि जो आपकी बेबी है ऑफस्प्रिंग में भी यही डीएनए को क्या होना है? जाना है। तो इसीलिए जो पेरेंट का डीएनए होता है वो कॉपी होता है। अब बताओ इस डीएनए में इतनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। ठीक है, वो ऐसा नहीं जितना आपको दिख रहा है इतना छोटा नहीं होता, बहुत ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है डीएनए। एंड उस डीएनए में आपकी इतनी सारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन, कैसे स्टमक बनना है, कैसे हार्ट बनना है, कैसे आईज बननी है, कैसे ब्रेन बनना है, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है, तो जब इसकी कॉपी होनी स्टार्ट होगी, ठीक है, जैसे आप मार्केट जाते हो, मार्केट में जाते हो अपना पेपर लेकर, कहते हो कॉपी कर दो भैया, है ना, वो तो इजी है। तो बट यहाँ पर जब इस डीएनए की कॉपी होना स्टार्ट होती, पहले इसका इस वाले स्ट्रैंड से कॉपी होगा, फिर इस वाले स्ट्रैंड से कॉपी होगा, और थोड़ा बहुत नहीं बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो कुछ ना कुछ कॉपी करते समय कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। ऑब्वियस ही बात है, जैसे हम भी हैं, हम जब बहुत ज़्यादा काम लोड पड़ता है हम पे तो हम भी छोटी मोटी मिस्टेक करते हैं। सिमिलरली आपका जो कॉपी मैकेनिज्म होता है डीएनए का, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के अंदर, तो उसको कॉपी करते समय थोड़े बहुत अगर गलती हो जाती है तो उसकी वजह से आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आपकी मम्मी का आईज का कलर जो है वो ब्लैक है एंड आपके डैडी का कलर जो है वो ब्लू है, बट आपको क्या मिल गया है? ब्राउन मिल गया है। तो ना ये मम्मी से ही मैच कर रहा है ना पापा से ही मैच कर रहा है, ये तो अलग है। तो ये इसीलिए क्योंकि कोई ना कोई वेरिएशन आया होगा डीएनए कॉपी के समय, जिसकी वजह से ना आपको मम्मी का ही डीएनए मिल पाया है ना पापा का ही आंखों का कलर मिल पाया है। ठीक है,
तो इस तरीके से सो डीएनए कॉपिंग इज अकम्पनीड बाय अ सेल डिवीजन गिविंग राइज टू 2 सेल्स। अब देखो मैंने बताया ना, देखो एक सेल के अंदर एक ही डीएनए हो सकता है एंड ये डीएनए की क्या होती है, 2 कॉपी होती है। तो जब आपका नया सेल बनना है, नया, क्योंकि नए ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए सेल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म सबसे पहले सिंगल सेल ही होता है, देन उस सिंगल सेल में आपका डिवीजन होता है, मल्टी सेलुलर सेल बनते हैं। मल्टी सेलुलर सेल जो होते हैं वो स्पेशलाइज होकर टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू जो है वो ऑर्गन बनाते हैं एंड ऑर्गन जो है वो ऑर्गन ग्रेड। तो सबसे पहले जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की शुरुआत होती है वो आपकी सिंगल सेल से होती है। तो आपका पेरेंट का जो डीएनए होता है, ठीक है, पेरेंट का जो डीएनए होता है उसकी कॉपी होती है एंड देन ये आपका यहाँ पर स्प्लिटिंग हो जाती है, तो यहाँ पर 2 सेल बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका सेल है ये आपका क्या है, ऑफस्प्रिंग का है, ठीक है। एंड यही ऑफस्प्रिंग फ्यूचर में जाकर क्या करेगी, आपका एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये पेरेंट है, ये ऑफस्प्रिंग है, ठीक। डीएनए कॉपिंग ऑलवेज इन्वॉल्व सम वेरिएशन। जब मैंने बताया इतना सारा इंफॉर्मेशन है उसकी कॉपी होनी है तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट या वेरिएशन तो आता ही है। इसी की वजह से जो डीएनए कॉपी है वो सिमिलर तो होती है बट 100% आइडेंटिकल नहीं होती है। इसीलिए जैसे कि हम हैं, ठीक है, हम अपने पेरेंट के बच्चे हैं बट हमारा फेस बिल्कुल सेम हुबहू नहीं है अपने पेरेंट जैसा। वो क्यों? क्योंकि डीएनए के अंदर जब कॉपी होती है तो कुछ ना कुछ वेरिएशन आ ही जाते हैं एंड स्पेशली जब ह्यूमन बींग्स में है तो ह्यूमन बींग्स में 2 डीएनए रिसीव होते हैं। एक डीएनए आपका मम्मी से मिलता है एंड एक डीएनए आपका पापा से मिलता है। इन दोनों का डीएनए कंबाइन होके फिर बेबी का डीएनए बनता है। सोचो तो 2 लोगों से आपको डीएनए मिल रहा है तो ऑब्वियस ही बात है उसमें वेरिएशन आएगा ही आएगा। दैट इज वाई जो डीएनए कॉपी होती है वो आपकी सिमिलर तो होती है बट आइडेंटिकल नहीं होती, 100% आइडेंटिकल नहीं होती है क्योंकि कॉपी करते समय कुछ ना कुछ वेरिएशन आ ही जाते हैं। नेक्स्ट देखो, दिस टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन लीड्स टू इवोल्यूशन। एंड यही जो हल्के फुल्के वेरिएशन आते हैं यही आपका इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन में कैसे हेल्प करते हैं? मान लो ये आपका कॉलोनी है, किसकी कॉलोनी? बैक्टीरियाज की कॉलोनी। यहाँ पर कई सारे बैक्टीरिया हंसी खुशी रह रहे हैं, ठीक। ये आपके मान लो इनका जो पेरेंट था, ठीक है, ये आपके ऑफस्प्रिंग है, ये इनका पेरेंट बैक्टीरिया, ठीक है, दैट इज इसकी मम्मी है। इन सारे बैक्टीरियाज की ये क्या है? मम्मी है ना। तो इसने क्या किया, अपने डीएनए को कॉपी कराया, ठीक है, कॉपी करा के इसमें भी भेजा, इसमें भी भेजा, इसमें भी वही डीएनए गया। जो मम्मी के पास डीएनए वही सारे बच्चों में डीएनए गया, है ना। अब देखो यहाँ पर कितनी बार डीएनए कॉपी हुआ, 1 से 1 2 3 4 5 5 जगह पर डीएनए का क्या हुआ है? कॉपी हुआ है। तो मान लो, ठीक है, इसमें आपका पूरा कॉपी हो गया होगा ठीक से, इसमें भी हो गया होगा। जरूरी तो नहीं ना कि इसमें भी वही कॉपी ठीक से हुआ, क्या पता इसमें कॉपी के समय कोई ना कोई वेरिएशन आ गया हो। क्योंकि मैंने आपको बताया जो आपका डीएनए कॉपिंग होती है वो आपकी 100% एक्यूरेसी से नहीं होती है, ठीक है, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट आता है। तो अगर इन केस इसमें और इसमें आपका जो डीएनए कॉपिंग है वो ठीक से हो भी गई लेकिन यहाँ पर 5 बार कॉपी हुआ है, इनफैक्ट 5 बार क्या और भी होती है, तो कोई ना कोई बैक्टीरिया जो होगा उसमें वेरिएशन आ ही जाएगा। वो अपने पेरेंट के डीएनए से थोड़ा सा क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो जैसे मान लो मैं जिस पे सर्कल लगा, जैसे कि इसका जो डीएनए है वो आपका कैसा है? वेरिएशन वाला डीएनए है। इसमें कॉपी तो हुआ है बट कुछ डिफरेंस आ गए, कुछ जगह पर कॉपी नहीं हो पाया या कोई वेरिएशन होने की वजह से वो इसका जो डीएनए है वो अपने पेरेंट के डीएनए से डिफरेंट है थोड़ा सा। सिमिलरली ये भी जो डीएनए वो भी डिफरेंट, ठीक है, इसका वाला भी डिफरेंट। तो आउट ऑफ 5 3 ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका जो डीएनए है वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट जैसा नहीं है एंड 2 ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बैक्टीरिया हैं जिनका डीएनए बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा है, ठीक। अब देखो ये जो पेरेंट है, ठीक है, ये आपका मान लो 30 डिग्री सेल्सियस में सर्वाइव कर रहा था, ठीक है, किस में सर्वाइव कर? 30 डिग्री सेल्सियस में
इसको सरवाइव करने की आदत है ना। अचानक से वहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया, मान लो कितना हो गया 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये जो चेंज टेम्परेचर है इसकी बॉडी अडेप्ट कर पाएगी उस चेंज टेम्परेचर को, क्योंकि देखो वो तो 30 डिग्री सेल्सियस के लिए बना है, लेकिन अब हो गया टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा, इसकी जो वॉल होगी वो बर्स्ट कर जाएगी एंड इस बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी, उस ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, है ना। सिमिलरली अब जो इसके ऑफस्प्रिंग थे, ठीक है, ऑफस्प्रिंग देखो जैसा डीएनए इसके पास है, सिमिलर डीएनए जो है वो इसके पास था, ठीक है, इसके ऑफस्प्रिंग में। तो जैसे ही 60 डिग्री सेल्सियस इसको भी मिलेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, बर्स्ट होकर डेथ। सेम जैसा डीएनए मम्मी के पास था वैसे ही बच्चे में है, तो इसीलिए जैसे ही टेम्परेचर इसको पड़ेगा तो ये भी डेथ। लेकिन अब ये जो 3 बैक्टीरिया हैं इनके पास अपने मम्मी जैसा सेम डीएनए नहीं है, ठीक है, कुछ वेरिएशन है, जिसकी वजह से इस 60 डिग्री सेल्सियस में भी उनको इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वो क्या कर ले रहे हैं, सरवाइव कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ वेरिएशन प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो इस एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी सरवाइव कर लेते हैं, ठीक है, सरवाइव कर लिया। तो ना अब जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, अब जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे, जब इनके बच्चे होंगे, ठीक है, तो जो इनके ऑफस्प्रिंग होंगे, ठीक है, तो उसके अंदर यही डीएनए होगा, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली इस टेम्परेचर के लिए क्या हो जाएंगे, इम्यून हो जाएंगे। कहने का ये मतलब है कि जो वेरिएशंस होते हैं वो आपके हेल्प करते हैं सर्वाइवल में। देखो अगर इनके अंदर भी वो आपका वेरिएशन प्रेजेंट होता तो ये भी सर्वाइव कर पाते, बट इनका डीएनए अपने मम्मी की जैसे, ठीक है, अपने पेरेंट डीएनए जैसा था, तो पेरेंट को जैसे 30 डिग्री सेल्सियस में सर्वाइव कर पाया था, तो सेम कंडीशन यहाँ पर उसके ऑफस्प्रिंग में थी, वो भी 30 डिग्री सेल्सियस के अबव टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाया, खत्म हो गया। लेकिन वो ऑफस्प्रिंग जिनमें जो डीएनए है उनमें वेरिएशन आ गया था, वो सर्वाइव कर पाए और उन्होंने अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाया। एंड ये जो नेक्स्ट जनरेशन अब आई है वो ऑटोमेटिकली क्या है, इम्यून है 60 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो अगर इस पे 60 डिग्री सेल्सियस इनको एक्सपोज हो रहे हैं, अगर ये 60 डिग्री सेल्सियस पे एक्सपोज भी होते हैं तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आराम से अडेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पेरेंट में वो डीएनए था जिसकी वजह से उनको भी वो मिल गया है। तो वेरिएशन जो होते हैं, तो यही ये लाइन लिखी है, द वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन लीड्स टू इवोल्यूशन। देखो वेरिएशन, रिप्रोडक्शन, जब इसे रिप्रोडक्शन किया तो 5 बनाए, जिसमें से 2 लोग तो वैसे ही थे, 3 में वेरिएशन आ गया, तो वेरिएशन की वजह से क्या हुआ, इनमें इवोल्यूशन आ गया। वही बैक्टीरिया जो कि पहले 60 डिग्री सेल्सियस पे आपका सरवाइव नहीं कर पा रहा था, अब जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन आई है वो सारी की सारी 60 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रही है, सरवाइव कर रही हैं। तो आपका जो वेरिएशन होता है वो आपका हेल्प करता है स्पीशीज को इवॉल्व कराने में, ठीक है, इवोल्यूशन कराने में हेल्प करता है। क्योंकि देखो अब पहले वाला जो बैक्टीरिया था जो कि सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस पे था, उसकी तो सारी स्पीशीज खत्म हो गई। अब किसकी स्पीशीज आई हैं आगे, जो कि म्यूटेंट वेरिएशन लेके चल रहा है, म्यूटेंट डीएनए लेकर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो डीएनए है वो सेम नहीं है, तो अब जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कैसी है, इवॉल्व हो गई है, वो 60 डिग्री सेल्सियस पे भी सरवाइव कर ले रही है। तो वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज, स्पीशीज का क्या हो जाता है, इवोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। So now what is variation? So variation may be defined as a differences among the individuals of the same species। जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले एग्जाम्पल में दिखाया था, जब आपका पेरेंट बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है तो जो 5 ऑफस्प्रिंग बने थे, ठीक है, तो जो 5 ऑफस्प्रिंग बने थे उसमें से 2 तो एकदम अपने हुबहू पेरेंट जैसा था, लेकिन जो 3 थे वो कैसे थे, वेरिएशन था उसमें, ठीक है। जो 3 थे उनके डीएनए में क्या था, वेरिएशन था। तो ये सेम इंडिविजुअल हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, है ना, जैसा इनका पेरेंट है वैसे ये भी हैं,
ठीक है, सेम दिखते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सेम नहीं है। इसके अंदर जो डीएनए है उसमें थोड़ा वेरिएशन प्रेजेंट है, इसमें भी, जबकि ये और ये बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह है जैसा पेरेंट था। इसीलिए जब आपका एक्सट्रीम कंडीशन देखिए 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ तो ये भी खत्म हो गया, साथ में ये भी एंड ये भी, बट क्योंकि इसके डीएनए में थोड़ा डिफरेंस था जिसकी वजह से ये और ये तीनों सरवाइव कर गए एंड देन इन्होंने रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर बढ़ाया। तो जो अब नेक्स्ट स्पीशीज आई वो ऑटोमेटिकली इस टेम्परेचर के लिए क्या थी, इम्यून थी। अब उनको 7 डिग्री सेल्सियस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो वेरिएशन क्या है, डिफरेंसेस अमंग द सेम इंडिविजुअल, सेम स्पीशीज है, ये सारी पांचों एक ही स्पीशीज है, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें सिमिलैरिटी नहीं है। इसमें कैसा वेरिएशन है, डीएनए जो है इनका वो चेंज है। तो वेरिएशन इज द बेसिकली डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। क्यों, क्योंकि जो डीएनए कॉपी होता है तो उस कॉपी होते समय कोई ना कोई वेरिएशन आ जाता है। तो जैसे अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है उसने रिप्रोडक्शन करके 10 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे, तो उस 10 ऑफस्प्रिंग में अगर 6 ऑफस्प्रिंग के पास बिल्कुल एग्जैक्ट आपका डीएनए है जैसा पेरेंट में है, बट बाकी जो 4 होंगे उनमें म्यूटेंट होगा, क्योंकि जो आपका डीएनए का कॉपी होता है वो 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं होता। इसीलिए जब आपकी कॉपी होगी तो जो 10 ऑफस्प्रिंग हैं उसमें से जो 6 हैं, ठीक है, मान लीजिए जो 6 ऑफस्प्रिंग है वो सिमिलर होंगे अपने पेरेंट की तरह, बट बाकी वो जो 4 होंगे, बाकी रेस्ट 4 कैसे होंगे, उनमें वेरिएशन प्रेजेंट होगा। तो भले ही उनका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के तरह दिखते होंगे, बट फिर भी उनके डीएनए में कोई ना कोई डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से वो होकर भी अपने पेरेंट्स की तरह नहीं है, ठीक है, जैसा उनका पेरेंट था वैसा वो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सो वेरिएशंस आर बेसिकली द डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज के अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन ऑर्गेनिज्म। क्या इम्पोर्टेंस होती है, तो आपने अभी पिछले स्लाइड में देखा ही था कैसे जो बैक्टीरिया थे, ठीक है, बैक्टीरिया क्या था, जो पेरेंट बैक्टीरिया था उसका डीएनए 2 ऑफस्प्रिंग में तो सेम था, बाकी 3 में कैसा था, डिफरेंट था, है ना। तो जब आपका टेम्परेचर में चेंज आता है, यानी कि इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आता है, कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन आती है, तो ना इसकी ही बॉडी वो सरवाइव कर पा रही थी, ना ही उसके जैसे 2 ऑफस्प्रिंग जो कि बिल्कुल अलाइक थे, अलाइक मतलब सेम थे, ठीक है, ना यही बैक्टीरिया सरवाइव कर पाया, ना ये, लेकिन बाकी जो 3 थे, क्योंकि उनमें जो डीएनए था उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन प्रेजेंट था, ठीक है, वेरिएशन प्रेजेंट होने की वजह से वो सारे एक्सट्रीम सिचुएशन में क्या कर लेते हैं, सरवाइव कर लेते हैं। एंड देन जब वो रिप्रोडक्शन करेंगे तो उनके ऑफस्प्रिंग में वो डीएनए ऑटोमेटिकली चला जाएगा, इसीलिए वो ऑटोमेटिकली इम्यून हो जाते हैं एक्सट्रीम कंडीशन के, जैसे कि इनके जो आप ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो ऑटोमेटिकली इम्यून होंगे 60 डिग्री सेल्सियस के, जबकि ये नहीं थे ना। तो वही चीज़ है, आपका वेरिएशन जो है वो हेल्प करता है सर्वाइवल में किसी भी ऑर्गेनिज्म के, क्योंकि जो आपका इन्वायरमेंट है वो आपका टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। आप खुद ही देखो, आज से 20-30 साल पहले जो अर्थ का टेम्परेचर था, ठीक है, वो 35 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था समर्स में, एंड विंटर्स में आपका 10 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब देखो कैसा कंडीशन है, अब तो गर्मियों में 50-60 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर जाता है ड्यू टू पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज। तो इसीलिए आपकी बॉडी जो है पहले के ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो अगर इस टाइम पे होते तो वो सरवाइव कर पाते, नहीं कर पाते ना। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम भी बदलते इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को क्या कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले के लोग
30 डिग्री सेल्सियस पे रहते थे और हम कैसे, हम अभी 50 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस पे भी सरवाइव कर ले रहे हैं, है ना। कोई लोग तो एकदम ठंडी जगह पर रहते हैं, एकदम ठंडी जहाँ पर बहुत ठंड होती है, तो वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर ले रहे हैं। एंड कोई लोग एकदम बहुत गर्म जगह पर जैसे कि आपका सहारा डेजर्ट में रहते हैं, फिर भी वो लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेती है। तो ये जो अडेप्टेशन है, सर्वाइवल टेक्निक है, ये आपकी कहाँ से आती है? क्योंकि आपकी बॉडी में वेरिएशंस हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं किसी भी इन्वायरमेंट चेंज से, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उससे आपको हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में, ठीक है। सो इट हेल्प्स अ स्पीशीज टू सर्वाइव। किसी भी स्पीशीज को एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल चेंज अगर कोई आता है तो उसमें सर्वाइव करना और अडेप्ट करने में हेल्प करता है आपका वेरिएशन। सो नाउ नेक्स्ट इज वेरिएशन हेल्प्स अ स्पीशीज टू बी रेजिस्टेंट टू डिजीज। इसको आप बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे कि घर में जो आपके मॉस्किटोज होते हैं, है ना, मॉस्किटो को भगाने के लिए आप क्या क्या यूज़ करते हो? कोई मोर्टीन यूज़ करता है ना, देन आपका ऑल आउट, ठीक है, देन गुड नाइट, ठीक, ये सब आप लोग यूज़ करते होगे अपने घर में। और भी क्या क्या चीज़ें होती है, हिट, है ना, ये सब होता है कि नहीं? ये सब चीज़ें आप अपने घर में यूज़ करते हो सो दैट कि जो मॉस्किटो है वो बाहर जा सके या मर जाए, ठीक है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कुछ मॉस्किटो जो ढीठ मॉस्किटो होते हैं वो आपकी ये मशीन जो लगी होती है उसी के ऊपर बैठे हुए होते हैं, होता है ना। कुछ मॉस्किटो आपके मशीन ही के ऊपर बैठे रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि इससे जो फ्यूम निकलेगी उनको मार सकती है, ख़त्म कर सकती है, कुछ नहीं होता उनको। इनफैक्ट अब जो आपके मॉस्किटो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है रेजिस्टेंट हो गए हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर। मोर्टीन लगा दो तब भी वो थोड़ी देर के लिए भागेंगे लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। ऑल आउट लगा दो, गुड नाइट लगा दो, तो वो मरते नहीं है, वो उस जगह से थोड़ी देर के लिए भाग जाएंगे बट फिर वापस आते हैं। तो क्योंकि ये जो मॉस्किटोज हैं इन्होंने अपने आप को चेंजिंग इन्वायरमेंट में क्या कर लिया है, अडेप्ट कर लिया है, ठीक है। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में मोर्टीन, ऑल आउट, गुड नाइट वगैरह कुछ था नहीं था, तो वो आराम से घुमा फिरा करते थे और अपना आराम से ब्लड सक किया करते थे, ठीक है। लेकिन ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, एक दिन अचानक से मोर्टीन का इन्वेंशन कर दिया, देन मोर्टीन यूज किया। पहले वो एक नॉर्मल इन्वायरमेंट के लिए क्या थे, यूज टू थे। अब उस इन्वायरमेंट में ये मोर्टीन की हवा मिल गई है जिसकी वजह से अब वो क्या करे, जो भी मॉस्किटो थे वो सारे के सारे उनकी डेथ होना स्टार्ट हो गई। अब कुछ मॉस्किटो जिनमें वेरिएशन प्रेजेंट था, ठीक है, जिनके डीएनए में वेरिएशन प्रेजेंट था, वो इस एक्सट्रीम सिचुएशन में क्या कर गए, अडेप्ट कर गए। मतलब हाँ उनको भी इफेक्ट पड़ा बट वो मरे नहीं, बाकी सारे तो मर गए, वो बचे रह गए। तो जब ये आपका रिप्रोड्यूस करेंगे तो जो इनकी ऑफस्प्रिंग होगी वो ऑटोमेटिकली मोर्टीन के लिए क्या होगी, इम्यून होगी, यानी कि जो इनकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसको मोर्टीन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो सिमिलरली मोर्टीन से अब काम नहीं बना तो लोगों ने ऑल आउट खरीदना स्टार्ट किया, गुड नाइट, हिट, तो इस तरह से कई सारी आपकी मार्केट में अवेलेबल है। क्योंकि इस तरीके से हम नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, वैसे सिमिलरली जो आपकी मॉस्किटो वो भी इस नई टेक्नोलॉजी में स्लोली एंड इवेंचुअली क्या कर रहे हैं, अपने आप को अडेप्ट कर पा रहे हैं। तो कैसे बन रहे हैं, जो अब आपके मॉस्किटो आ रहे हैं वो सारे के सारे काफ़ी रेजिस्टेंट हैं, ठीक है, उन पे ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ता। कोई तो सीधा मशीन पर ही बैठ जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए क्योंकि उनके अंदर जो वेरिएशन थे जिसकी वजह से वो अडेप्ट कर ले गए हैं इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में, एंड अडेप्ट कर ले, इसीलिए अब कितना भी फ्यूम बाहर निकले उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यही इसका रीज़न क्या है कि क्योंकि मॉस्किटो के अंदर वेरिएशन थे एंड जिस वेरिएशन की वजह से वो क्या कर गए, अडेप्ट कर गए इन्वायरमेंट में। तो अब जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है वो सारी ऑटोमेटिकली क्या इम्यून हो गई है इस इन्वायरमेंट के लिए। तो इसीलिए हमको क्या बनाता है, वो रेजिस्टेंट बनाता है। रेजिस्टेंट मतलब क्या होता है, रेजिस्ट कर पाते हैं हम। अगर हमारे इन्वायरमेंट में कोई चीज़ है तब भी हम कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम रेजिस्ट कर लेते हैं। तो इसी को हम कह रहे हैं रेजिस्टेंट टू डिजीज़, ठीक है। तो वेरिएशन आपका इस तरीके से भी हेल्प करता है,
ठीक, देखो इट ऑल्सो हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट। वही चीज़ देखो, इनका जो मॉस्किटो थे पहले वो नॉर्मल इन्वायरमेंट में थे, फिर मोर्टीन आ गया, तो धीरे धीरे जो वेरिएशन आपका प्रेजेंट था उन मॉस्किटो में, जिसकी वजह से वो क्या कर गए, स्लोली एंड इवेंचुअली इस इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर गए। तो अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मोर्टीन का कितना भी फ्यूम बाहर निकले, वो सरवाइव कर गए। तो इसीलिए लिखा है कि वेरिएशन ऑल्सो हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट एज वेल एज टू चेंज, और चेंज कर लें, क्योंकि जो पहले के मच्छर थे वो तो आपके बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाए, तो ये जो आपका इन्वायरमेंट चेंज हुआ है उस हिसाब से इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है, अडेप्ट कर लिया है। तो ये क्यों हो रहा है, वेरिएशंस की वजह से। नेक्स्ट देखो, इट ऑल्सो हेल्प्स अ स्पीशीज टू इमर्ज स्ट्रॉन्ग इफ फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन। क्यों, क्योंकि देखो जब आपके मोर्टीन लगा तो जितने भी आपके मॉस्किटो जिनमें वेरिएशन नहीं था वो सारे खत्म, तो अब सिर्फ वही मॉस्किटो बचे हैं, यानी कि वही मॉस्किटो आगे बढ़ पाएंगे, आगे ऑफस्प्रिंग दे पाएंगे जिनमें वेरिएशन प्रेजेंट है। यानी कि जब अब आपका रिप्रोडक्शन होगा तो सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म जिनमें गुड फीचर है वही आपका आगे बढ़ेंगे, जो भी जिनका बैड फीचर था, यानी कि जो इन्वायरमेंट में अडेप्ट नहीं कर पाए थे वो तो खत्म हो गए, ऑलरेडी खत्म हो गए, तो उनका रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो अब जो आपकी नई स्पीशीज आएगी वो और बेहतर आएगी। कैसी आएगी, और बेहतर आएगी। तो और कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि पिछली वाली जो थी वो तो कैसी थी, वो बिल्कुल सर्वाइव ही नहीं कर पाई थी। अब जो आएगी वो एकदम स्ट्रॉन्ग निकल के आएगी। तो वही लाइन लिखिए कि इट ऑल्सो हेल्प्स अ स्पीशीज टू इमर्ज स्ट्रॉन्ग इफ फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, जैसे ही नेचुरली आप सेलेक्ट कर लोगे, क्योंकि देखो इन्वायरमेंट भी, आपका जो इन्वायरमेंट है, आपका जो नेचर है, वो उसी को सेलेक्ट करेगा जो कि स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, एंड जो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक होगा, उसको खत्म कर देगा। जैसे कि यहाँ पर जो मॉस्किटो वीक थे, क्या हो गया, उनकी इवेंचुअली डेथ हो गई। एंड जो मॉस्किटो इस एक्सट्रीम सिचुएशन में, इस एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सरवाइव कर गए, वही आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जो नेचर का सिलेक्शन है, तो नेचर ने किनको सेलेक्ट किया, नेचर ने आपके उन्हीं मॉस्किटो को सेलेक्ट कर लिया जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जो सरवाइव कर गए, एंड जो नहीं कर पाए उनको डिस्कार्ड कर दिया, है ना। तो इसीलिए लिखा गया है कि इट ऑल्सो हेल्प्स द स्पीशीज टू इमर्ज स्ट्रॉन्ग इफ फेवरेबल इफ फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन। ओके, सो ये चार आपके इम्पोर्टेंस हैं वेरिएशन के। इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो अच्छे से याद करिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग लाइक वंस। ठीक है, अपने जैसे ही और प्रोड्यूस करना। नाउ इसके टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स, वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अनदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जहां पर एक ही ऑर्गेनिज्म से कई सारे ऑफस्प्रिंग बनते हो। ठीक है, ये आपका हो जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ऑफस्प्रिंग बन सके। ठीक है, तो वो रिप्रोडक्शन जहां पर दो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है सेम स्पीशीज की। ऐसा नहीं है कि एक आपने डॉग ले लिया, एक आपने कैट ले लिया एंड देन रिप्रोडक्शन करा, नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है। सेम स्पीशीज का, अगर डॉग है तो डॉग का मेल एंड फीमेल, ठीक है, कैट है तो कैट का मेल एंड फीमेल, ह्यूमन है तो ह्यूमन का मेल एंड फीमेल। तो वो रिप्रोडक्शन जहां पर दो पार्टनर्स की जरूरत पड़ती है आपका या ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, इट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड जहां पर पेरेंट एक ही रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।